हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका परीक्षा पोर्टल में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल आपके लिए नई नई जानकारियों को साझा करने के लिए बनाया गया है। तो कल जो हमने आपको बता दिया था, मतलब हमारी इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि एमपीपीएससी प्री का सिलेबस क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में बताएंगे, है ना। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबने सिलेबस निकलवा के रखा है और आप उस पर देखते चलेंगे कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले पेपर में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ठीक है, हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर के फर्स्ट के बारे में जानकारी ले ली थी कि उसमें क्या क्या आता है। पेपर सेकंड क्वालिफाई रहता है। आप लोग अगर चाहेंगे तो हम पेपर सेकंड पे भी वीडियो बना देंगे कि उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, और अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं। 6 में से आज हम देखेंगे कि पेपर फर्स्ट जीएस का और जीएस का पेपर सेकंड, है ना, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। पहली बात तो ये आपको मैं बता दूं कि ये रिटर्न होते हैं, 3-3 घंटे के होते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में देते थे 3-3 घंटे बैठ के पेपर, वैसे होते हैं, रिटर्न होते हैं। 300 मार्क्स के होते हैं, आपको दिख रहा होगा। और आप अपना माध्यम जो भी चुनेंगे मेंस में, हिंदी या इंग्लिश, उसमें ही आपको ये पेपर देना है, दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज इन 6 पेपर में से सबके टोटल और नंबर हम आपको बताएंगे जब हम साक्षात्कार की बात करेंगे कि टोटल नंबर कितने होते हैं। आपको भी ये याद रखना है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात चल रही है आज, और दोनों कितने मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स के। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी दी है। आपको पता है कि एमपीपीएससी में शब्द सीमा का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स। आपको जितनी वर्ड्स लिमिट दी जाती है ना, आपको अपना आंसर उनसे ज़्यादा लिखना है ना उनसे कम लिखना है। वर्ड लिमिट में सोच समझ के एक तय शब्द सीमा के तहत ही आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो ये कुछ जानकारियाँ इसलिए दी हुई हैं कि कितने मार्क्स के, जैसे कि ये हम अलग वीडियो बनाएंगे कि 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 11 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। इसका हम एक आपको अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम सिर्फ सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं। आप चाहें तो इसमें आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है इन्होंने, ये देखिए, आगे चलते हैं। हमें पढ़ना है पेपर फर्स्ट। ये सब उसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या होता है, कितने कितने नंबर के कौन कौन से मार्क्स होते हैं। ठीक है, पहला पेपर देखते हैं। पहला पेपर ये हिस्ट्री का है। जैसा कि आपको पता है कि एक पेपर के 2 पार्ट होते हैं, तो उसमें पेपर 1 का पार्ट एक क्या है, हिस्ट्री है। और हिस्ट्री की कितनी है, इसमें 5 यूनिटें हैं। ठीक, आपको ये सही से दिख रहा होगा। ठीक, तो पहले फर्स्ट यूनिट में क्या है, भारतीय इतिहास, भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। मतलब क्या, पूरा एशियन में बता रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता से लेके जो 10th सेंचुरी तक का पूरा हिस्ट्री इसमें पूछा जाएगा। सेकंड क्या है, 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, मतलब जिसमें मुगल्स और ब्रिटिश एम्पायर को भी इन्होंने पूरा शामिल किया हुआ है। 18वीं शताब्दी तक का इसमें बताया गया है। पेपर थर्ड में क्या बताया, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतों की प्रक्रिया, मतलब जो आदिवासी और हमारे स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं, है ना, जो भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम आते हैं और पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, तो वो सब इसमें आएंगी। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ है, और स्पेसिफिकली इसमें मध्य प्रदेश के गठन की भी बात की गई। आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं। नहीं होगा क्या बड़ा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे मध्य प्रदेश का गठन और स्वतंत्रता के पश्चात प्रमुख घटना है, जो स्वतंत्रता के पश्चात जितनी भी घटनाएं हुई वो सब इसमें है। और फोर्थ यूनिट पूरी, मतलब जो चौथी यूनिट है वो पूरी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मतलब मध्य प्रदेश में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन चले, है ना, हमने देखा बहुत सारे जनजातीय विद्रोह भी हुए, जो भी कुछ हुए वो सब इसमें शामिल है। और उसके अलावा जो हमारी स्थापत्य कला है, मध्य प्रदेश की बोल रहे हैं, और विश्व धरोहर में जो भी चीज़ें शामिल है। ये जो फोर्थ यूनिट है ये पूरी एमपी से डिपेंडेड है, मतलब पूरा एमपी से आएगा इसमें। और इसके लिए आपको पर्टिकुलर बुक भी मिलेगी, बहुत से पब्लिकेशन की बुक भी आ रही है, और आपको नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे इसके लिए। ठीक है, और हम देखेंगे पेपर 5, रियासतें। ये नया टॉपिक जोड़ा गया और काफ़ी अच्छा टॉपिक है पढ़ने में। रियासतों में क्या, जैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हम मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हम नॉर्थ की तरफ पढ़ते हैं, बुंदेलखंडी रियासत है, और फिर उधर ईस्ट के टाइम गोंडवाना रियासत है। तो ये सारी रियासतों को शामिल किया, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया। ठीक है, और वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में इन सब रियासतों का क्या क्या है, आप जब इसमें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी आपको रियासतों के, और थोड़ा डीप नॉलेज, है ना। इसमें 3 मार्कर बनने की अच्छी संभावना है, 3 मार्कर बहुत अच्छे बनते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ तो ये होगी पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है हिस्ट्री वाला, उसकी ये 5 यूनिटें हमने देखी है। ठीक है, अब जो प्रथम पेपर का जो पार्ट बी, मतलब फर्स्ट पेपर का जो पार्ट बी है, उसमें ज्योग्राफी बताया गया है। ज्योग्राफी में
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, करने में दिक्कत जा रही है। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के समझने के लिए। विश्व बहुत इस तरफ आ जाती हूँ मैं। क्या लिखा है? विश्व का भूगोल, पहली यूनिट विश्व के भूगोल से संबंधित है, जिसमें हमें क्या करना है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद, इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसको करते चलेंगे। 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर अपने हिसाब से। जैसे आपको कभी पूछ लिया जाए कि भूकंप के बारे में बताओ, भूकंप सुनामी के बारे में बताओ, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में, कितने प्रकार के ज्वालामुखी वो बनते हैं, क्रेटर वगैरह, उन सब के बारे में 11 मार्क्स में आपको पूरा पूछा जा सकता है ना। और चक्रवात के बारे में पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात में डिफरेंस बताओ। इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। और जलवायु और ऋतुओं से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी आ सकते हैं, और जलवायु में पूछा जा सकता है कि कितने तरह की जलवायु होती है, उनका मतलब पूरा डिस्कशन बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन इधर से पूछे जा सकते हैं। सेकेंड हम देखेंगे भारत के भूगोल, है ना। पर्वतों में आपके पूरे विश्व का है, तो पूरे विश्व में जितने तरह के पर्वत हैं, साउथ अफ्रीका में कौन सा पर्वत है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ये सारे पर्वत आपको पढ़ने हैं, है ना। और जब हम भारत के भूगोल की बात करेंगे तो आपके भारतीय पर्वत आ जाएंगे। भारत के पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, ये आपको सेम दिख रहा होगा। ये हमें विश्व लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है और ये हमारे भारत के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। जलवायु में भी हमने मानसून की उत्पत्ति से देखेंगे, जैसे क्वेश्चन अभी इस बार भी था शायद, मानसून की उत्पत्ति के बारे में बताइए भारत में। तो मानसून की उत्पत्ति के बारे में एल नीनो, जलवायु और वर्षा, मतलब जलवायु पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, एल नीनो, ला नीनो, इन सब का, ठीक है। और एक ये जो नदियां हैं जो हम विश्व में पढ़ेंगे या इंडिया में पढ़ेंगे, जैसे नदियों द्वारा बनी आकृति कौन सी है, झीलों द्वारा कौन कौन सी आकृति बनती है, हिमनदों द्वारा कौन सी आकृति बनती है, इनसे भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और ये आपका आ गया जल वाली टॉपिक। आपको इसके लिए अलग से बुक भी मिल जाएगी, जल के लिए और मृदा के लिए बच्चे बहुत ढूंढते हैं, इसके नोट्स भी मिल जाते हैं, और इसके लिए आपको बुक्स में भी मिल जाएगा कि पूरा जल संरक्षण का टॉपिक दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास भूजल वाला भी एक टॉपिक है, और आपको मिट्टियों वाला टॉपिक भी मिल जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक आपको आगे पीछे कॉमन दिखेंगे, वो हम बता देंगे, जैसे कि आगे भी आएगा या पीछे भी आएगा। आप जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं पृथ्वी के बारे में भी, पृथ्वी का एक अलग यूनिट आ जाएगी, ठीक है। और ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग, संभावनाएं क्या है, महत्व क्या है इन उद्योगों का, ये सब आगे हम देखते हैं। आगे क्या है इकाई थर्ड में, ठीक है। इकाई थर्ड में क्या है, हमने 2 देख ली, एक तो भारत का भूगोल देख लिया हमने, और हमने विश्व का भूगोल देख लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। आपको सिलेबस ही याद हो जाएगा जब आप रोज ऐसे तरह से पढ़ेंगे ना कि मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, मालवा क्षेत्र, पूरा इसका पूछा जाएगा। जैसे कि हम आपको पता है मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, ऐसा करा है ना। तो इनमें से दो उन्होंने स्पेशली बता दिए, जैसे नर्मदा घाटी और मालवा, ठीक। अब बाकी प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु, ये देखिए ये मृदा वाला टॉपिक है ये पूरा, ठीक है। मृदा के गुण, मृदा की समस्याएं, मृदा का हास, मृदा वाला टॉपिक यहाँ पर आ गया। और बाकी फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, ठीक है। और बाकी यहाँ पर क्या हो गया, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में बताया, ठीक है। और प्रमुख उद्योग और राज्य की जनजातियां, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जल और आपदा प्रबंधन, ठीक। जल और आपदा प्रबंधन में हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था जैसे जल वाला जो टॉपिक है वो एक यहाँ पर पेयजल वाला पूरा आ जाएगा, और एक जो हम वहाँ पर जल पढ़ रहे थे वो भी जल में, उसमें भी शामिल है। तो जल में क्या, आपूर्ति, जल की अशुद्धि, उसके कारण उसकी गुणवत्ता पूछी है। और भूजल और जल संग्रहण, प्राकृतिक आपदाएं। देखिए पहले जब हम 2019 से पहले जब ये सिलेबस चेंज हुआ उसके पहले जब हम देखते हैं तो आपदा वाला एक पर्टिकुलर एक अलग ही टॉपिक था, उसमें हम आपदा पढ़ते थे। और जो विश्व स्तर पे जो आपदा हुई जैसे फुकुशिमा या फिर जो भी हुआ उन सब के बारे में अलग से पढ़ते थे। तो यहाँ पर उसमें शामिल किया गया है आपदा के बारे में, और इसमें आपदाओं के नाम नहीं लिखे लेकिन आपदाओं से संबंधित चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि हमें आपदा से पूर्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए, उसके खतरे क्या होते हैं, है ना, उनसे क्या क्या बचाव किया जा सकता है। और जो हमारी ये भूगोल की आधुनिक तकनीक, इसके बारे में आप देखोगे सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग वगैरह, ये सब जो ये आप वो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपका आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। तो क्या है, सिद्धांत, बिंदु चुंबकीय स्पेक्ट्रम, उपग्रहों के प्रकार, जीपीएस, जीआईएस, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये हमारा अभी पेपर 1 कंप्लीट हुआ है।
आप देख रहे हैं पेपर 1 में हमने पार्ट ए में हिस्ट्री और पार्ट 2 में हमने ज्योग्राफी पढ़ा, और दोनों की 5-5 अलग अलग यूनिट हैं। अभी तो हम थोड़ा धीरे से पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे अब टॉपिक पढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या करते हैं, जैसे पेयजल वाला एक टॉपिक ले लिया, तो हम पेयजल जब आपको पढ़ाएंगे तो जल की गुणवत्ता, जल के क्या है, भूजल स्तर कैसा है, ये सब बताते जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। ठीक है, पेपर 2 जीएस का पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन का पेपर 2, उसमें क्या है, फर्स्ट यूनिट क्या है हमारी पॉलिटी से रिलेटेड है, यानी कि क्या फर्स्ट यूनिट में ये हमारा पूरा संविधान से बेस्ड रहेगा। और फर्स्ट में क्या बताया, संविधान, भारतीय संविधान। इसमें क्या निर्माण देखना है हमें, निर्माण मतलब वही जो हम पढ़ते हैं कि कब से कब तक चला आ रहा था, जो सारे चीज़ें हैं। विशेषताएं पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, कैसा है, संघात्मक है, एकात्मक है, जो हम पढ़ते हैं। मूल ढांचा क्या है और संशोधन क्या है। ठीक है, उद्देश्य का मतलब आपको प्रस्तावना पढ़नी है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ठीक, राज्य के संबंध में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू वगैरह, जो हमारे संघवाद और केंद्रवाद के जो मुद्दे हैं, संघ और केंद्र से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं ना, वो हमने इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक, सेकेंड यूनिट है इसकी, उसमें आपने देखा होगा जो हमारे प्री में भी था, निर्वाचन आयोगों से रिलेटेड। एक निर्वाचन आयोग केक के बारे में पूछा है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग। ठीक है, तो ये सब इसमें आएगा। और बाकी जो धर्म जाति से रिलेटेड, ये एक अच्छा टॉपिक है जो इस बार जोड़ा गया, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। देखिए टॉपिक अच्छे अच्छे जोड़े गए हैं सिलेबस में, और आपको जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। जैसे राजनीति में हम देखते हैं तो जाति, धर्म और वर्ग, क्या जाति का क्या रोल होगा, जाति के आधार पर कैसे टिकट दिए जाते हैं, कैसा क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, भाषा और लिंग की भूमिका क्या है ना। मतदान व्यवहार में हम देख लेंगे, यही सब चीज़ें शामिल हो जाएंगी मतदान व्यवहार में, कि किस तरीके से मतदान किया जाता है ना। सिविल सोसाइटी के बारे में और जन आंदोलन के बारे में, जो भी जितने जन आंदोलन हुए हैं। और बाह्य और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे में आतंकवाद हो गया, नक्सलाइट गतिविधियां हो गई है ना, जिससे हमारी भारत की एकता और अखंडता को दिक्कत होती है, उससे संबंधित कुछ मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट थर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि यूनिट थर्ड मेनली फोकस है पंचायती राज पे और 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन पे, स्थानीय स्वशासन पे। पहला तो यही है। ठीक है, दूसरा हम जब इसमें पढ़ेंगे तो हम इसमें जवाबदेहिता पढ़ेंगे, किसका, प्रतिस्पर्धा आयोग का। उपभोक्ता फोरम क्या होता है, यदि किसी उपभोक्ता के साथ कोई गलत चीज़ हो रही है, कोई मतलब उसके साथ भेदभाव हो गया, उसको कोई एमआरपी से कम में दे दी या कोई गलत चीज़ दे दी, तो वो कहाँ शिकायत करेगा, उपभोक्ता फोरम, है ना। सूचना आयोग जोड़ दिए, और कुछ आयोग ऊपर जुड़े हुए हैं, कुछ आयोग नीचे जुड़े हुए हैं। इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रहा, ये सारे आयोग आप प्री में पढ़ के आ चुके हैं, है ना। पहली बात तो क्या है, आपने 10 यूनिट में प्री की, जब मैंने आपको बताया था, तो आप उसमें कुछ आयोग तो पढ़ के आ चुके हैं। जैसे निर्वाचन आयोग आप पढ़ चुके हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आप उसमें पढ़ चुके हैं, महिला आयोग आप उसमें पढ़ चुके हैं, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ये सारे आयोग आप उसमें पढ़ चुके हैं। हाँ, आपको क्या चाहिए, थोड़ा उस समय हमने फैक्ट वाइज पढ़ते हैं प्री के हिसाब से, और यहाँ हम डिटेलिंग पढ़ते हैं, क्या कि हम 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स और 11 मार्क्स के आंसर लिख सकें। ठीक, लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व निर्णयों में नागरिकों की क्या भूमिका होती है, और कुछ संगठन जैसे सीबीओ वगैरह होते हैं, समुदाय आधारित संगठन होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, है ना। समुदाय के स्तर पर कुछ लोग आपस में संगठन बना लेते हैं, फिर वो अपना हित देखते हैं कि मतलब किस तरह से होता है, तो ये इस तरह के संगठन होते हैं, स्व सहायता समूह। और ये एक अच्छा टॉपिक है, मीडिया की भूमिका। देखिए आपको पता है ना मीडिया की क्या भूमिका है, आज जैसे हम भी तो आपसे जुड़ रहे हैं ना, एक तरह से हम भी मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, तो मीडिया की क्या भूमिका है, हम आपको सच से अच्छी चीज़ें बताएं, जो सही है वो सही बताएं। ऐसे मीडिया की क्या भूमिका होती है, राजनीति में भी कितनी भूमिका होती है, मीडिया ही हमें सही और गलत के बारे में बताती है। तो ये मीडिया से संबंधित ये टॉपिक इसमें यहाँ जोड़ा गया। और मीडिया में भी कितने तरह की, तीनों तरह की, प्रिंट मीडिया जिसमें हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें आपके चैनल्स आ गए, हमारे यूट्यूब्स वगैरह आ गए, और सोशल मीडिया जो आप फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह इसके माध्यम से जुड़ते हैं। ठीक, तो ये हमारी यूनिट थर्ड। अब हम आते हैं यूनिट 4 पे। देखो पहले भी स्टूडेंट्स विचारक और हमारे यहाँ थिंकर्स पहले भी थे, लेकिन अब क्या किया गया, अब पॉलिटिकल विचारों को पॉलिटी के सब्जेक्ट में डाल दिया गया है, और जो वो हमारे फिलोसोफर्स थे उनको दार्शनिकों में मतलब पेपर 4 में एथिक्स में पहुंचाया गया है। तो क्या है, अब जैसे राजनीतिक विचारक के बारे में आपको किन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, किन के बारे में पढ़ना है आपको, कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, इन सब के बारे में पढ़ना है। 8 से 10 लोग हैं, आपको उनकी डिटेल स्टडी करना है, इनके विचार क्या थे, इनके थॉट क्या थे, इनकी बुक्स के नाम क्या थे, है ना। 3 मार्कर के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी भी पूछी जा सकती है, इनके प्रमुख, इन्होंने कुछ ऐसे काम करा हो या कुछ ऐसी घटना हुई हो इनके जीवन में, है ना, इनका क्या योगदान है, इस तरह की चीज़ें, कुछ नियम दिए हैं, कुछ सिद्धांत दिए हैं,
और ये हमारी लोक प्रशासन की आ गई है यूनिट, है ना। प्रशासन और प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब इसमें बताएगा। उसकी अर्थ, प्रकृति, महत्व, कैसे ये सब्जेक्ट के रूप में आया, कहाँ से शुरुआत हुई, सब कुछ बताया गया है। आपको इसकी पर्टिकुलर बुक्स भी मिल जाएंगी और नोट्स भी मिल सकते हैं आपको, है ना। अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, उत्तराधिकारी, ये सब, पद सोपान के सिद्धांत, नियंत्रण छेड़, आदेश में एकता के सिद्धांत, ये सब उसमें आपको मिलेंगे, है ना। जब हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको शुरुआत से बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना, नया आयाम और परिवर्तन का नया विकास प्रशासन। तो ये हो गई हमारे पेपर सेकंड का पार्ट 1, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पॉलिटी देखा है हमने, पॉलिटी के साथ इसमें विचारक भी हैं और हमारा पब्लिक एड भी है, ठीक। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो आज हमारा हम देख लेंगे कि दो पेपर आज हम देखते चलेंगे कि 2 पेपर के सिलेबस में क्या है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की बात करिए। अर्थशास्त्र में भी पहला क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को लिया गया है। भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आपको पता है ना, हमारे भारत के 3 क्षेत्र है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन क्षेत्रों को बताया गया है। नेशनल इनकम की गणना कैसे की जाती है ये बताया गया है। रिजर्व बैंक और पारंपरिक बैंकों के और वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नीति जो हमारे पास लागू होती है ना, मौद्रिक नीति, वो उस तरह की मौद्रिक नीति के बारे में उन्होंने पूछा है। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं पूछी है ना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीजें इसमें शामिल की हैं, ठीक है। विदेशी पूंजी की भूमिका, विश्व व्यापार, आसियान वगैरह जो ग्रुप्स हैं, विश्व बैंक, इस वाले उसमें थोड़े थोड़े हमारे ये देखिए आप लोग, जो हमारे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं ना, थोड़े थोड़े इसमें उसको भी शामिल किया गया है। जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें क्या, विश्व बैंक दिख रहा होगा शायद आपको, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ADB, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, आसियान, सार्क, नाफ्टा, ठीक है, और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ओपेक के बारे में। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। और आपको पता होगा कि जैसे WTO है वो वर्ल्ड ट्रेड के लिए कितनी बड़ी संस्था है, तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज तो हम प्री में भी पढ़ते जाते हैं, लेके रखते हैं, लेकिन हमें थोड़ा डीप नॉलेज, ठीक। और भारत का क्या, लोक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम के बारे में पता ही होगा आपको। और पहले की और अभी चुनौतियाँ क्या है ना, गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन, ये सब हमें इसमें देखना है। फिर हम मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे क्या क्या, देखो ठीक है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हम देखेंगे पहले क्या, प्रमुख फसलें, कृषि जोत, प्रतिरूप और फसलों के उत्पादन और वितरण, ठीक। पर्यावरणीय प्रभाव, आप ये मत समझना वो हमने जो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा उससे थोड़ा अलग टॉपिक है इसमें, क्या, जैसे कि पर्यावरणीय प्रभाव, बीज, खाद, गुणवत्ता, आपूर्ति, ठीक है, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन। आपको ये पता होगा सिलेबस चेंज होने से पहले भी ये सब टॉपिक इसमें शामिल थे, हम पढ़ते थे ना, तो ये सारे टॉपिक पहले भी शामिल थे, तो अभी उनको आगे पीछे करके कहीं ना कहीं शामिल किया गया है ना। कुछ मुद्दे, कुछ समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडार और विपणन से संबंधित, है ना, सभी समस्याएं और चुनौतियां। और फिर उसके बाद क्या, कृषि से संबंधित जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, है ना, कल्याणकारी योजनाओं में आपको 3 मार्कर ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, मतलब तृतीय क्षेत्र का क्या योगदान है, जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसका क्या योगदान है। मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा और संसाधन, हमारी जनगणना यानी कि जनगणना की परिदृश्य और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है और उसका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और औद्योगिक संबंधित चुनौतियां और प्रवृत्ति, ठीक है। कुशल मानव संसाधन, जो कुशल मानव संसाधन है उनकी उपलब्धता कैसे होगी भाई MP में, वो सब हमें जानना है। मानव संसाधन नियोजन, उत्पादकता, है ना, रोजगार के विभिन्न चलन जो ट्रेंड्स दिए जाते हैं ना, तो ये सब क्या हो गया, ये हमारी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसके आपको पता है कि कोई अलग से बुक आपको नहीं मिलती है, आप लोग जो MP पढ़ते हैं आप उसमें से ही पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए तो आप नोट्स प्रेफर कर सकते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान के, ठीक है। और देखते हैं इसके नीचे, ठीक है, यहाँ तो इतना ही है। अब हम देखते हैं ये 3 यूनिटें और बची है, फिर हमारा सेकंड पेपर हो जाएगा कंप्लीट। देखो मानव विकास संसाधन क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब जो हम कुशल मानव तैयार करना चाहते हैं, हम कैसे तैयार कर सकते हैं, हम उन्हें शिक्षा देकर तैयार कर सकते हैं, हम उनको रोजगार देकर तैयार कर सकते हैं। और महिलाओं को भी हम क्या कर रहे हैं, बराबरी का कुशल मानव बनाना चाहते हैं, तो हम उनको भी महिला शिक्षा पे भी हमें ध्यान देनी होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना होगा। तो ये सारे टॉपिक कहाँ से आ जाएंगे, ये सारे हमारा मानव संसाधन जो हमारी 3rd यूनिट है ना उसमें आएगा। कि पहले तो हमें प्रारंभिक शिक्षा देखना है, फिर उच्च शिक्षा, फिर तकनीकी और चिकित्सक शिक्षा,
क्यों, हमारे यहाँ जो चिकित्सा की शिक्षा है वो अच्छी मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मेडिकल फील्ड में जाएं, है ना। और निम्नलिखित वर्गों से संबंधित मुद्दे, आपको पता है, मैंने आपको जब भी पढ़ाती हूँ मैं आपको बताती हूँ, निःशक्तजन हुए, मतलब जो शोषित वर्ग है हमारे देश का, जिसमें हम वृद्धजनों को भी शामिल कर रहे हैं, महिलाओं, बच्चों, निःशक्त को भी शामिल कर रहे हैं, उनसे संबंधित कुछ मुद्दे, जैसे कि वृद्धजन। वृद्धजन से रिलेटेड हम क्या क्या मुद्दे पढ़ेंगे। वृद्धजनों की समस्या क्या है कि उनके परिवार से उनको निकाल दिया जाता है, उनके पास उनकी इनकम नहीं होती है, पेंशन नहीं होती है, कुछ लोगों के पास निद्रा संबंधित, उनको स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होती है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। निःशक्त वर्गों को की क्या समस्या होती है, बच्चों की क्या समस्याएं होती है ना, छोटे छोटे बच्चों की। महिलाओं से रिलेटेड क्या होता है कि वो आगे प्रगति नहीं कर पाती हैं, इस तरह की। और वंचित वर्ग, विस्थापित वर्ग, मतलब जिनका विस्थापन हो चुका है, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो ये अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में अच्छा है, सिर्फ आपको डिटेलिंग पढ़ते जाना है, और जो भी योजना है इनसे रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, उसको आपको लिंक करते चलना है, ताकि आपके आंसर में और अच्छी वैरायटी दिखे और आंसर आपका अच्छा और ऑथेंटिक लगे, ठीक है। फोर्थ जो यूनिट है वो सामाजिक समरसता के घटक है। आपको पता है कि हम जो रह रहे हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर हम ये सोच लें कि हम समाज से अलग हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, हम समाज में रहते हैं, समाज में ही जीते हैं। तो सामाजिक समरसता मतलब समाज में हम कैसे मिलजुल के रहें, हमारी संस्कृति कैसी है, क्या होता है, वर्ण व्यवस्था क्या है ना, संस्कार, जो हमारे 16 संस्कार है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, और वो 16 संस्कार के अंतर्गत क्या क्या डिटेलिंग है वो भी हम इसमें देखेंगे। आश्रम के बारे में पढ़ेंगे, पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मत पंथों के विवाह की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। और इसी प्रकार जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये तो एक हो गया हमारा सामाजिक समरसता वाला टॉपिक। और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें हम क्या, पंचायती राज, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आपको पता था कि पंचायती राज से पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा था, और उसके असफल हो जाने के बाद हमने एक कमेटी बिठाई, और फिर हम धीरे धीरे पंचायती राज को लेकर आए, तो ये पूरा बताया इन्होंने। और फिर उसके बाद एनजीओ की भूमिका क्या रही इसमें, है ना, ग्रामीण विकास और नवीन प्रवृत्तियाँ। कुटुंब न्यायालय क्या होते हैं, जो पारिवारिक मुद्दे होते हैं उनके निर्णय कैसे होते हैं, कुटुंब न्यायालय से होते हैं। तो इस तरह का ये सिलेबस में आपको पढ़ना है ना। कुटुंब न्यायालय क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। और जो हमारी फोर्थ है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, 5th यूनिट है। 5th यूनिट में क्या है, जनसंख्या। हमारी पूरी जनसंख्या क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हमारी जनसंख्या की क्या क्या समस्या है। पहली बात तो हमारी देश की जनसंख्या अगर बढ़ी है तो हमें उससे स्वास्थ्य, हाँ, तो जनसंख्या जैसे हमारी ज़्यादा है तो हमें उसमें स्वास्थ्य रखना है, उनका सशक्तिकरण रखना है ना, परिवार कल्याण में उनके जनसंख्या को, और जनसंख्या का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए अभी तक क्या क्या उपाय किए जा चुके हैं, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनजातियों की स्थिति, है ना, जनजातियों वाला एक टॉपिक अपन ने कब पढ़ा है, कला संस्कृति में, हमने प्री में भी पढ़ के आए हैं हम, है ना, और हमने यहाँ पे भी पढ़ा है। सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं क्या है, रिश्तेदारी आते हैं, उनके विवाह कैसे होते हैं, उनकी परंपराएं कैसी हैं, क्या बोलते हैं वो लोग, उनके नृत्य क्या होते हैं, पर्टिकुलर वो जिस टाइम खाते हैं, जो जिस मकानों में रहते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं ना, वो उनके पर्व, उस सब के बारे में वो सब। और महिला शिक्षा, देखो जो हमने ये बताया है आपको महिला शिक्षा, तो वो आपको महिला वहाँ पे ऊपर वाला भी दिखेगा कि महिलाओं की समस्या क्या है, ठीक है। और पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंग, है ना, जन्म मृत्यु समंग ये जनगणना का टॉपिक है। कुपोषण देख लेंगे, कुपोषण क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, और कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, ठीक है। प्रभाव क्या है, पूरक पोषण क्या होता है, ठीक, और पूरक पोषण के लिए कितने सरकारी शासन का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, संक्रामक असंक्रामक रोग क्या होते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड एक बहुत अच्छा चीज़ आ जाती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भाई WHO की स्थापना क्यों की गई थी, है ना, इसकी संरचना क्या है, अभी कौन इसका अध्यक्ष है, क्या होता है इसका कार्य, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल है 5th यूनिट में। तो आज हमने देखा पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हमने देखा हिस्ट्री और जियोग्राफी, और दोनों की 5-5 यूनिट है। पेपर 2 में हमने देखा पॉलिटी और हमारा इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बाद हमने सामाजिक और जो नीचे जोड़े गए ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये सब पेपर 2 में शामिल है। तो इन दोनों की हमने टोटल 20 यूनिट्स का देखा है, और आप लोग इसको पढ़ते रहिए, और डिटेलिंग स्टडीज के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, जो चीज़ आपको इस टॉपिक में समझ में नहीं आई हो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम आगे के पेपर्स के बारे में बताएंगे।